हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी में। मैं हूं वरदाराम और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा 23 फरवरी को एग्जाम है। दोस्तों, एग्जाम से पहले हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वन शॉट वीडियो लाए हैं, जहां पर सबसे पहले तो हम एक कहानी के माध्यम से उस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे और उसके बाद हम उस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर के 4 नंबर के, वो प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हमारा एक टॉपिक है सत्ता के समकालीन केंद्र। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न भी बनते हैं और बड़े प्रश्न भी बनते हैं। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीटली अगर देख लेते हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं, तो ये टॉपिक आपका 10 से 15 मिनट में बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। दोस्तों, 100% हम एग्जाम को टारगेट करके इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो मैंने पहले लिखा हुआ है कि भाई हम वन शॉट वीडियो के साथ साथ में 15 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से लेने वाले हैं और ये पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम्स के हमारे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को कवर करेंगे। भाई शुरुआत करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के बाद में जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, तो विश्व में जो 2 ध्रुवीयता की जो व्यवस्था थी, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में और दूसरी पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में, अब वो 2 ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई और एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। दोस्तों, उस समय विश्व ने यह सोचा कि भाई अब तो अमेरिका अकेला जो है वो दादा बन के रह जाएगा विश्व का। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं और उस समय सत्ता के बहुत सारे केंद्र धीरे 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 विश्व में उभरने लगे और आज जो महत्वपूर्ण जो सत्ता के केंद्र हैं, जिसमें हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, हम आसियान को देखेंगे, चाइना है, जापान है, तो ये सारे केंद्र जो है वो उभरे। इन पूरी कहानी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 1991 में 2 ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद अमेरिका का उदय हुआ और पूरी दुनिया जो है वो अब क्या हो गई भाई, वो जो पूरी दुनिया है वो अब एक ध्रुवीय हो गई। लेकिन हुआ क्या कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका आखिर महाशक्ति बना कैसे? सोवियत संघ के बाद में अमेरिका के पास ऐसा क्या था कि अमेरिका महाशक्ति बन के रह गया? तो देखो, इसकी सबसे बड़ी बात तो थी भाई इसके पास सैन्य ताकत। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो है उसकी सेना। दुनिया की सबसे मजबूत और आधुनिक सेना है और विश्व भर में उसके सैन्य अड्डे बने हुए हैं। दूसरा जो है इसकी महाशक्ति बनने का जो कारण है दूसरा, वो है उसकी आर्थिक ताकत। जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, यहाँ से चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाता है, आप इन पॉइंट्स को याद रखना। अभी हम प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन इस वन शॉट को हम बहुत ही जल्दी बहुत शॉर्ट में समझने वाले हैं। तो इसकी दूसरी ताकत क्या थी दोस्तों? इसकी दूसरी ताकत थी इसकी आर्थिक शक्ति बनना। मतलब आर्थिक ताकत है इसके पास। भाई विश्व के व्यापार में आज अपन क्या देखते हैं, चारों तरफ जो है वो टैरिफ लगाता जा रहा है, पूरे विश्व में जो है वो एक हड़कंप मच गया है। तो भाई विश्व व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी, वर्ल्ड बैंक और IMF पर भारी प्रभाव और साथ ही साथ डॉलर का दबदबा, क्योंकि विश्व में अगर हमें किसी भी देश के साथ ट्रेड करना है तो ट्रेड डॉलर में होता है। तो ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण ताकत थी। और सॉफ्ट पावर भी इसका बड़ा पावरफुल था। वो क्या था? जैसे हॉलीवुड की फिल्में, इंटरनेट, नीली जीन्स, अमेरिकी संस्कृति का पूरी दुनिया में गहरा प्रभाव छा गया। तो इस तरीके से अमेरिका ने विश्व भर में अपनी छाप छोड़ दी। तो ये उसकी ताकत का कारण था। अब भाई क्या हुआ कि ये जो उसकी ताकत थी, तो विश्व भर में बाकी जितने भी राष्ट्र थे वो सचेत हो गए। उन्होंने देखा भाई ऐसे तो हम पिछड़ जाएंगे, ऐसे तो अमेरिका का हम फिर से जो है वो गुलाम बन जाएंगे, अमेरिका जो चाहेगा वो हमसे करा देगा। तो आप जो राष्ट्र थे, जो विश्व के विभिन्न, उन्होंने आपस में सोच करके और कुछ सत्ता के नए केंद्रों को उभारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई यूरोपियन यूनियन की। अब यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने मिलकर के एक सामूहिक ताकत जो है वो एक संगठित करने का प्रयास किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता कि यूरोप को मार्शल योजना के तहत अमेरिका से भारी आर्थिक मदद मिली थी। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 1992 में मॉस्ट्रिच संधि द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ये याद रखना पॉइंट, यहां से प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। कौन सी संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी? भाई मॉस्ट्रिच संधि। इनकी
क्या होता है कि इन्होंने जो ये संगठन बनाया तो इनकी एक साझा मुद्रा है। इन्होंने कहा भाई कॉमन मार्केट कॉमन करेंसी, यानी एक हमारा साझा मार्केट होगा और हमारी एक साझा करेंसी होगी, हम उसी करेंसी में व्यापार करेंगे, हम अमेरिकी करेंसी में व्यापार नहीं करेंगे। जितने भी इनके जो सदस्य राष्ट्र हैं आपस में हम केवल उसी करेंसी में। और दूसरी बात यह भी थी कि इन्होंने युद्ध से किनारा कर दिया। इन्होंने कहा हम लड़ेंगे नहीं, हम तो व्यापार करेंगे, हम तो आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक जो है वो भाई संगठन बना करके कॉमन मार्केट कॉमन करेंसी के आधार पर अपना जो है एक ध्येय इन्होंने तय कर लिया। इनका एक साझा झंडा है और एक साझा इनका राष्ट्रगान है, जो इसे एक अधिराष्ट्रीय संगठन, याद रखना, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अगर प्रश्न आता है कि भाई यूरोपियन यूनियन को हम सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं इनका एक कॉमन मार्केट है, इनकी एक कॉमन करेंसी है, इनका एक कॉमन झंडा है, इनका एक कॉमन राष्ट्रगान है। इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद फिर हम इसे सुपर नेशनल यूरोको सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। दोस्तों उस समय न केवल यूरोपियन यूनियन बल्कि और भी ऐसे संगठन बने थे। उसमें से नेक्स्ट जो संगठन था वो था आसियान। आसियान जो है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शांति और व्यापार का संगठन। दोस्तों क्या हुआ कि 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी। 5 सदस्य राष्ट्र थे इनके, शुरुआत में 5 संस्थापक सदस्य राष्ट्र थे। बैंकॉक घोषणा पत्र पर 1967 में इन्होंने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना करी थी। उद्देश्य क्या था इस संगठन का? दोस्तों इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास तेज करना और क्षेत्रीय शांति बनाए रखना। इन्होंने कहा भाई हम अपने जो सहयोगी सदस्य राष्ट्र हैं उनका विकास करेंगे, हम भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। जैसे अमेरिका की जो ताकत का कारण था उसमें से एक तो सैन्य ताकत और दूसरा आर्थिक ताकत, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन ने भी भाई आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे बड़ा काम किया था। समान साझा इनका मार्केट था और साझा इनकी करेंसी थी। इसी तरीके से इन्होंने कहा भी हम भी व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, हम भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम हमारे जो आपसी मसले हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे और इस तरीके से आर्थिक विकास तेज करके हम अपना विकास करेंगे। आसियान शैली, दोस्तों क्या होता है कि आसियान शैली में इन्होंने कहा कि बिना किसी टकराव के शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से काम करने का इनका ये अनूठा तरीका है। जो भी आपसी विवाद होंगे, हमारे क्षेत्रीय जो मसले होंगे उनको हम बातचीत से हल करेंगे, हम बिल्कुल युद्ध नहीं करेंगे। नो युद्ध इन्होंने कहा और इस तरीके से ये एक संगठन बना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भाई जब विश्व स्तर में इस प्रकार के कुछ संगठन बन रहे थे, उधर यूरो की स्थापना हुई, उधर आसियान भी बना, तो भाई चाइना ने देखा हम क्यों पीछे रहे। तो चीन ने 1978 में दोस्तों अपने मार्केट को खोला और इन्होंने जो है इनके एक नेता थे डेंग श्याओपिंग, उन्होंने 1978 में भाई खुले द्वार की नीति अपनाई। और खुले द्वार जिसे ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। बच्चों इस खुले द्वार की नीति के बाद चाइना का जो है वो बहुत तीव्र गति से कृषि और उद्योगों का निजीकरण किया गया और विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन बनाए गए, सेज बनाए गए। भाई सस्ते श्रम और भारी उत्पाद मास प्रोडक्शन के दम पर चीन आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है और सीधे वो जो है वो अमेरिका को टक्कर देती है। भाई चाइना ने 1978 के बाद में बहुत तेजी से विकास किया, धीरे धीरे चाइना का प्रभाव बढ़ता गया और चाइना जो है वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर भी बन गया। तो इस तरीके से चीन विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई और एक तरफ आसियान, एक तरफ यूरोपियन यूनियन, एक तरफ चाइना, और अब हम आगे बढ़ते हैं भाई जापान की तरफ, हम उसको भी देख लेते हैं। तो जापान के पास इतने ज़्यादा संसाधन तो नहीं है दोस्तों, जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो परमाणु बम गिरने के कारण इनकी हालत जो खराब हो गई थी, तो इन्होंने अपना पुनर्गठन किया और पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी पे दिया। दोस्तों यहां पे ध्यान देना है आपको कि जापान जो है ना, ये जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही तकनीकी के बादशाह हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में जो अपना लोहा मनवाया है वो तकनीकी बल पर मनवाया है और तकनीकी के बल पर इन्होंने जो है वो पूरी दुनिया में भाई मार्केट पर कब्जा कर लिया है। जहां तक जापान की बात है, प्राकृतिक संसाधन कम होने के बावजूद उच्च तकनीकी इनकी, जैसे मान लो सोनी है, होंडा है, ये कंपनियां कहाँ की है? जापान की है। और निर्यात के दम पर यह एक बड़ी आर्थिक ताकत बन गई। दोस्तों लाइट की वजह से
हाँ चलो हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक हुआ, बाकी अभी बंद हो जाता। और जहां तक दक्षिण कोरिया की बात है तो हान नदी का चमत्कार, भूमि सुधार और उच्च शिक्षा पर फोकस करके इस देश ने बहुत तेजी से विकास किया। ये दोनों एशियाई देश आज सत्ता के मजबूत और नए केंद्र के रूप में उभरे हैं। तो ये थी हमारी एक कहानी जिसमें हमने सत्ता के इन विभिन्न केंद्रों के बारे में बातचीत की। अमेरिका से हम आगे बढ़े यूरोपियन यूनियन गए, वहां से हम आगे बढ़े आसियान गए, आसियान के बाद हम चाइना गए, चाइना से फिर हम जापान गए। जब जापान ने अपना तेजी से विकास किया तो उत्तरी कोरिया पीछे क्यों रहता? तो भाई उत्तरी कोरिया ने भी अपना तेजी से विकास किया और इस तरीके से हमने जापान नहीं, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में तो तानाशाह है किम जोंग उन, भाई उत्तरी कोरिया नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया, है ना। ये हमारी सैमसंग कंपनी कहाँ की है भाई? दक्षिण कोरिया की है, ठीक है ना। चलो तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे और यहां से हम, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, यहां से हम बढ़ते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो आपकी परीक्षा में इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं, यहां से वन लाइनर प्रश्न भी बन सकते हैं, यहां से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, भाई एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दोस्तों हमने समझ लिया, हमें पता है कि सोवियत के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र आर्थिक ताकत के रूप में रहा, उसे हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। लेकिन लिखोगे कैसे? आंसर लिखने की आपकी जो शब्दावली है ना वो ध्यान देना। भाई जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे लिखना आपको कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वास्तविक शक्ति मुख्यतः एक ही देश के हाथ में हो। अब वो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका का प्रभुत्व अलग अलग क्षेत्रों में था। किसमें? मिलिट्री पावर में बड़ा शक्तिशाली था, इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से ये मजबूत था, और साथ ही साथ कल्चरल में हम देख सकते हैं उसकी सांस्कृतिक जो उसका प्रभाव है विश्व स्तर पर, ये जीन्स और उनका मैकडोनल्ड्स और उनकी जो जीवन शैली, ये सारी चीजें हम इसमें ले सकते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका जो है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को इस अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न है भाई 2 अंक का प्रश्न आ सकता है कि यूरोपीय यूनियन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो हमने अच्छी तरह से समझा है ना, यूरोपीय यूनियन का मुख्य ध्येय था आर्थिक रूप से एक शक्ति बनना और अपना विकास जो है वो करना। तो इन्होंने क्या किया? साझा बाजार और वस्तुओं लोगों की मुक्त आवाजाही, मतलब आपस में इनके जो सदस्य राष्ट्र हैं वहां पे लोग आराम से आ जा सकते हैं। और दूसरा है अनेक सदस्य देशों के लिए समान मुद्रा। तो एक तो समान बाजार यानी कॉमन मार्केट कह सकते हैं, और दूसरा है कॉमन करेंसी जिसे यूरो के नाम से जाना जा सकता है। तो ये यूरोपियन यूनियन की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। देखो बच्चों तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरे प्रश्न का इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देना है कि भाई आसियान का मूल उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई जो 10 राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों के बीच में कैसा सहयोग बढ़ाना? एक तो आर्थिक सहयोग बढ़ाना, भाई एक देश दूसरे को सपोर्ट करे तो सबका एक साथ विकास होगा ना, सभी आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे ना। तो आर्थिक रूप से, साथ ही साथ सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आपस में सहयोग बढ़ाना। और दूसरा, क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। अगर भाई शांति बनी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां पे पर्यटन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। तो शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना ये उसका मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो, फिर से 2 नंबर का प्रश्न है कि जापान को आर्थिक शक्ति क्यों कहा जाता है? इसके कोई 2 कारण लिखिए। भाई जापान की टेक्नोलॉजी, जापान ने टेक्नोलॉजी के बल पर अपने आप को विश्व का एक क्या है, अग्रणी राष्ट्र बनाया है। तो भाई ध्यान देना, उच्च तकनीकी और साथ ही साथ निर्यात पर आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था। बाकी इसके पास इतने कोई संसाधन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सिरमौर भाई राष्ट्र है, और जो टेक्नोलॉजी है वो उसने निर्यात पर ज्यादा जोर दिया है। कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद उच्च उत्पादन और उद्योगों पर इसने जो है वो ज्यादा बल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5वां हमारा 2 अंक का कि सॉफ्ट पावर से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए। भाई हमने अमेरिका को जब देखा था तो अमेरिका की जो ताकत थी उसके मुख्य तत्व क्या क्या थे? एक उसकी सैन्य ताकत, दूसरी उसकी आर्थिक ताकत, तीसरा उसका सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर में क्या होता है? भाई किसी देश की संस्कृति, उसके विचार, उसकी जीवन शैली, मीडिया आदि के माध्यम से प्रभाव डालने की क्षमता। जैसे अगर उदाहरण, तो हमें हॉलीवुड फिल्में पूरे विश्व भर में देखी जाती है, अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व भर में बोली जाती है, अमेरिकी संगीत पूरे विश्व भर में सुना जाता है। इसका विश्वव्यापी प्रभाव, इसे हम सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा 6ठा प्रश्न। दोस्तों 3 अंक का प्रश्न या 4 अंक का प्रश्न भी बन सकता है कि अमेरिका की वैश्विक शक्ति के 3 प्रमुख आधार लिखिए। हमने पहले ही बता दिया, एक तो उसकी सैन्य ताकत,
इसने विश्व भर में अपनी सैन्य ताकत के बल पर जो है वो दुनिया के देशों को डराए रखा है। और शुरुआत में आपको याद होगा जब इसके सोवियत संघ के साथ संघर्ष चल रहा था तो उसने नाटो की स्थापना करी थी, है ना। विश्व भर में सैनिक ठिकाने हैं, उन्नत हथियार हैं, नाटो का नेतृत्व है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, दूसरे इसकी ताकत का जो आधार है वो है उसकी आर्थिक शक्ति। यानी विश्व भर में जो व्यापार होता है वो डॉलर से होता है, तो डॉलर की प्रमुखता अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इन सभी पर जो है वो इसका प्रभाव है। और साथ ही साथ सांस्कृतिक यानी सॉफ्ट पावर, मीडिया, इंटरनेट कंपनियां, शिक्षा, जीवन शैली, ये सारी चीजें हम इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। दोस्तों, यूरोपीय संघ को अधिराष्ट्रीय संगठन यानी सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जा सकता है? तो आंसर क्या लिखना है कि सदस्य देशों ने अपने कुछ अधिकार EU की सामूहिक संस्थाओं को सौंप दिए। राष्ट्र कुछ अधिकार उन्होंने उसको दे दिए कि हमारे निर्णय भी आप करो, एक कॉमन इनका एक संगठन बना लिया। और साझा संसद है इनके आपस में, साझा आयोग है, साझा न्यायालय जैसी संस्थाएं हैं। कई नीति निर्णय राष्ट्रीय सरकार से ऊपर EU के स्तर पर लिए जाते हैं, इसलिए हम इसे सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और यहां तक आप पहुंचे हैं तो मुझे निश्चित रूप से पता है कि आप बिल्कुल गंभीर हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक तो बनता है ना भाई, तो कर दीजिए ना लाइक। अगर आप ज्यादा लाइक करेंगे, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, या वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आ रही है तो भी कमेंट करके मुझे बताइए। जैसा आपका फीडबैक उसी के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपके पिछली वीडियोस के कमेंट्स को देखा है और कमेंट्स देखने के बाद मुझे लगा कि हमें वन शॉट वीडियो बनाना चाहिए प्रत्येक चैप्टर का। चैप्टर वाइज अगर हम वन शॉट वीडियो कवर करते हैं तो ये जितने भी प्रश्न बनेंगे ना, चाहे वो प्रश्न हमने यहाँ पे पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर वन शॉट हमने उसका देखा है तो कोई भी प्रश्न उस चैप्टर से क्यों नहीं आएगा, आप 100% राइट कर दोगे। दोस्तों, अगर ये वन शॉट सीरीज चले कि हम उसमें एक कहानी के रूप में उस टॉपिक को भी समझें और फिर हम प्रत्येक टॉपिक के 15-20 प्रश्न भी करें एक ही क्लास में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, एक निवेदन, वीडियो को हाइप कर देना। बिल्कुल हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, चीन के उभरती महाशक्ति बनने के 3 कारण बताइए। तो पहला तो 1978 में सेंग दियाओपेंग के नेतृत्व में, भाई उसका नाम था हाँ सेंग दियाओपेंग, है ना, श्याओपेन, तो उसके नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इससे उसका तेज आर्थिक उसका विकास हुआ था। सस्ते श्रम और बड़े पैमाने पर उत्पादन से इसने विश्व बाजार पर कब्जा कर लिया, और सैन्य आधुनिकीकरण और एशिया अफ्रीका निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसने जो है वो अपने आप को एक ताकत बना लिया, एक विश्व शक्ति बना लिया था। आसियान वे की विशेषता लिखिए। आसियान शैली क्या है दोस्तों? आसियान शैली या आसियान वे कह सकते हैं। भाई आसियान शैली है नो युद्ध, केवल शांतिपूर्ण तरीके से हम आपसी मसलों को सुलझाएंगे, आपसी मामलों में दखल न देने की नीति, और बातचीत, समझौता और सहमति से निर्णय लिए जाएंगे। टकराव की जगह सहयोग पर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समकालीन विश्व में बहुध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? भाई अभी अगर हम बात करें तो बहुध्रुवीयता से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति केवल एक या दो देशों में न रहकर के अनेक देशों में बढ़ गई है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, आसियान आदि अलग अलग राष्ट्र शक्ति के केंद्र बन गए हैं। इससे संतुलन की राजनीति और आपसी निर्भरता जो है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यूरोपीय संघ को एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र के रूप में देखा जाता है। 4 बिंदु लिखिए। तो पहला बिंदु तो लिखना है भाई इसकी आर्थिक ताकत, विश्व व्यापार में बड़ा हिस्सा, मजबूत साझा बाजार और यूरो। अभी आपने देखा होगा 5, 7, 10, 15 दिन पहले भारत के साथ भी यूरोपियन यूनियन का एक समझौता हुआ है, जिसे समझौता ऑफ ऑल जो मदर ऑफ ऑल समझौता, मतलब मदर ऑफ जितने भी समझौते हो उसकी एक माता का संज्ञा दी गई है। दूसरा है इसका राजनीतिक प्रभाव, फिर है इसकी सैन्य ताकत, और फिर है मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्य। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है, समकालीन विश्व राजनीति में चीन और जापान की भूमिका की तुलना कीजिए। भाई दोनों की चीजें हम पहले आराम से देख चुके हैं, एक बार ये आपके पास कंटेंट दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिए। हाँ, एक बात क्या नाम है भूल गया, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप चिंता मत करिए, जो जितना भी कंटेंट है मैं कंप्लीटली इस कंटेंट का आपके लिए भी मैं मैटर बना के लाया हूं, अभी मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको PDF दे दूंगा पूरी, यहीं पर मैं ओपन करके आपको सारी चीजें समझा दूंगा, इसलिए आप भी बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा,
कि अमेरिका की एक ध्रुवीय सत्ता के दो विशेषता और दो चुनौतियां लिखिए। तो पहला विशेषता क्या है भाई, सैन्य रूप से लगभग हर क्षेत्र में बढ़त है, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो अमेरिका का है। चुनौती क्या है, क्षेत्रीय शक्तियां जैसे चीन, यूरोपियन यूनियन, रूस आदि का उभार, अमेरिकी हस्तक्षेपवाद के खिलाफ विरोध और आतंकवाद और आर्थिक संकट जो है वो इसकी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। सत्ता के समकालीन केंद्रों की उपस्थिति विश्व शांति के लिए कैसे अवसर और चुनौतियां पैदा करती है, दोस्तों पढ़ लेना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है जो आपको इस तरीके से इसे देख लेना है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी। अब बताइए मुझे ये क्लास कैसी लगी, और मैं अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको ये कंटेंट अच्छे तरीके से उनको मैं पूरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल करा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट रुकना आपको, और आपको पीडीएफ भी जो है वो मैं अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका पूरा कंटेंट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लग रहा था और कंटेंट रेडी नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको कंप्लीटली ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। देखो भाई, ये मिशन आरबीएससी की तरफ से, और चैप्टर हमारा है, चैप्टर पूरी समरी, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जो कुछ भी है वो सब कुछ आप पढ़ लेना। यहाँ से आप पढ़ लेना, आप यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, पूरा कंप्लीटली आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ के आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। आसियान और इकोनॉमिक, चाइना, और उसके बाद फिर जापान और साउथ कोरिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सभी प्रश्न जो है ना वो सारे प्रश्न भी हमने आपको बिल्कुल उसी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अवेलेबल करा दिए हैं। आप लोग इन सारे प्रश्नों को पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरे के पूरे हमारे, मैं सारे प्रश्न दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मैं नेक्स्ट भी आपके लिए हर इस टाइप के कंटेंट जो है वो बनाता रहूँगा। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक इसी प्रकार वन शॉट कवर करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अवेलेबल करा दूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।